इससे बीजेपी को बंपर जीत मिलेगी। कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने ज्यादा वोटिंग की है। यह लोगों का इस तरह से कहना है। और फटाफट आपको यह बता देते हैं कि किस तरीके से कहां पे सीट रही, पिछली हिस्ट्री क्या थी। कांकेर के आंकड़े लीजिए, कांकेर के आंकड़े आपके सामने आ गए। जीत का मार्जिन समझ लीजिए। कांकेर लोकसभा 2009 में 19,000 का मार्जिन था। 2014 जब लहर की बात की जा रही है 35,158 और 2019 6,914। यही जो 6,914 है ये कांग्रेस की उम्मीदों को दरअसल बढ़ाता है। कांकेर लोकसभा सीट की स्थितियां किस तरह से हैं 2009, 2014, 2019, ये हमने आपको कांकेर का जीत का मार्जिन बताया है, किस तरीके से यहां पर आंकड़े थे। अब 9, 14, 19 ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज के लिहाज से जीत का मार्जिन क्या उस पर असर डाल रहा है और क्या है, अब ये समझ लीजिए। कांकेर लोकसभा एक स्क्रीन पे देखिए कि वोट परसेंट और जीत का मार्जिन कैसा है। 2014 में 70.22%, जीत का मार्जिन 35,000 से ज्यादा। 2019 में 74.26%, जीत का मार्जिन 6,000 से ज्यादा। यहां पर मार्जिन घटा है और यही वजह है कि कांग्रेस यहां से एक उम्मीद देखती है। अब सवाल यही है कि क्या होगा, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। कांकेर लोकसभा वोट परसेंटेज 2009 में 57, 2014 में 70, 2019 में 74 और 2024 में 76% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। कांकेर लोकसभा सीट की स्थिति आपने समझ ली, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। राम अवतार तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक सीट में आपको बताता जाऊंगा और इन दोनों वरिष्ठ जो मेहमान है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों के जरिए हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राम अवतार तिवारी साहब, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कांकेर की स्थितियां हमने बताई हैं, कांकेर के परसेंटेज बताए हैं, मार्जिन बताए हैं, जीत के मार्जिन बताए हैं। आपका एक क्विक कमेंट कांकेर को लेकर। जी देखिए, कांकेर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 2-3 बातें हैं जी। एक तो ये पिछली बार जो है वोटों का जो अंतर था वो कम था, परंतु पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, पहली बात। दूसरे बार विधायक और ज्यादा थे कांग्रेस के जी, तब नहीं जीते, तो इस बार कैसे जीतेंगे, एक बात। दूसरी बात, अब डबल इंजन की सरकार है। इसको भाजपा पहले से ही ये अपनी चुनौतीपूर्ण सीट मानकर चल रही है, बूथ प्रबंधन कर रही है। प्रत्याशी, हालांकि ये माना जा रहा है कि भाजपा का जो प्रत्याशी अपेक्षाकृत कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है, फिर भी जो है वहाँ पर संगठन लड़ रहा है। तो भाजपा को मोदी लहर या मोदी जी का प्रभाव, भाजपा का संगठन जी और प्रबंधन, 2 चीजें जो है वो आस लगाए हुए रखी है। प्रत्याशी वहां पर कुछ भी नहीं, ज्यादातर सीटों में आप देखेंगे भाजपा के प्रत्याशी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, गौड़ हैं जी। प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी है भाजपा में कई सीटों को लेकर, ये बात सही है, परंतु वहां पर उसका कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रतिबद्ध वोटर, वो उसको नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, वो क्या देख रहे हैं कि मोदी जी को लाना है, हाँ, और हिंदी बेल्ट में मोदी जी को लाना है। दूसरी बात जो है, वहां पर का जो प्रत्याशी है कांकेर का भाजपा का जी, वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ आदमी, धर्मांतरण के काम जो हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करता है। तो एक हिंदुत्व का प्रतीक है जो भाजपा हिंदुत्व की मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुत्व के मुद्दे उठा रही है जी जी। उसके प्रमुख रणनीतिकार, प्रमुख चेहरे के रूप में वो नाग को लड़ाया गया है जी। तो नाग की जो भूमिका है वो ईसाई वर्सेस, कुछ इलाकों में ईसाई धर्मांतरण हो रहे हैं, वो जगह विरोध करते हैं। एक वो झाड़ फूक करने वाले हैं, झाड़ फूक करते हैं, और उस समाज के जो लोग हैं, उस समाज के जो आदिवासियों में अलग अलग उपजातियां हैं, उस जातियों की जो लोग हैं, तो उनके बीच एक आधार बनेगा, ऐसा उनका मामला है जी। तो इसलिए कड़ी चुनौती के बीच वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काफी बेहतर हैं।
पिछला चुनाव बहुत ही कम वोट से हारे हैं। अभी भी कांग्रेस के विधायक वहां ज्यादा हैं जी, भाजपा से ज्यादा हैं कांग्रेस के विधायक। मेरा ख्याल है कि अगर नोटा वाले परसेंटेज को भी, नोटा के 26,000 वोट भी वो अपने हिस्से करवा लें तो शायद उनके पास मार्जिन चला जाएगा। के शर्मा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा साहब, कांकेर को लेकर आपका कमेंट। देखिए, कांकेर में एक बात आप देखेंगे कि महिलाओं के मतदान अधिक हुआ है, महिलाओं ने अधिक मतदान किया, लगभग 36,000। आप आंकड़े के आधार पे देखेंगे तो 8,09,001 पुरुष और 8,45,421 महिलाओं ने मतदान किया कांकेर में। अब इस दृष्टि से यदि देखें तो महिला मतदाताओं को लेकर जो महतारी वंदन की बात कही जा रही है, इसका कितना असर हुआ है, हाँ। ये एक है। दूसरी चीज है, जो कांग्रेस का है, जो वोटिंग परसेंट यदि थोड़ा से बढ़ा हुआ है, वहां पे कांकेर में 1.5, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1.5% के लगभग यदि वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो ये क्या कांग्रेस इसका लाभ उठाने की स्थिति में है वहां पे? क्योंकि सिर्फ आप जो पहले लाइन पकड़े थे कि यहाँ केवल 7,000 मतों से कांग्रेस की पराजय हुई थी, तो क्या वो इसकी भरपाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे है और नक्सल प्रभावित यहीं पर इतनी बड़ी घटना हुई थी, 29 नक्सली ढेर किए गए थे। इसके बावजूद यहाँ इस क्षेत्र में अधिक मतदान होना, मतलब मैं पहले से कह रहा हूँ, इसको सकारात्मक रूप लेना चाहिए कि गरीबी से मुक्ति के लिए लोग यहाँ इस क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं और इसको आम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि कांकेर दूरस्थ क्षेत्र में जितना मतदान हो रहा है, आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में देखेंगे वोटिंग परसेंट कम है, 58% मध्य प्रदेश में है, तो 62 लगभग जो है महाराष्ट्र। हाँ। कहने का तात्पर्य शहरी इलाकों में मतदान कम हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। और जो कांकेर के लोग मतदान कर रहे हैं, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए जी। जिस ढंग से नंगे पांव जाके इस गर्मी में वो जाके मतदान कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज है, रिजल्ट को लेकर जो बात है, अभी फिलहाल कुछ करना ठीक नहीं है, 4 जून तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो माहौल वहां पे कांकेर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो ये कहा जा सकता है कि अपनी गरीबी से मुक्ति के लिए लोगों ने मतदान किया है। और जो कांग्रेस और भाजपा के जीत हार की बात है, दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। जिस तरह से महतारी ने कहा कि महिलाओं के अधिक मतदान हुआ, तीनों सीट का ही टोटल यदि आप एक बार देख लेंगे इसको, तो लगभग जो है 74,178 के लगभग महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। तो पुरुषों से अधिक मतदान करना क्या दर्शाता है, ये भी एक विचार करने वाली बात है, क्योंकि इसी को भाजपा मुद्दा बना रही है जी। बिल्कुल, बहुत मार्के की बात है। और ये भी ध्यान रखें हमारे तमाम दर्शक कि आज जो के सर या राम अवतार सर कहेंगे, 4 जून को हमारा जब डिस्कशन शुरू होगा, जब ईवीएम नतीजे उगलना शुरू करेगी, तो उस पर ये जो आज आप समझ अपनी विकसित करेंगे वो उस दिन काम आएगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में बंपर वोटिंग हुई। डेप्यूटी सीएम अरुण साहू का बयान आया। डेप्यूटी सीएम ने इसे बीजेपी सरकार में 4 महीने में किए गए अपने काम का नतीजा बताया। उन्हें सुनना चाहिए। करती थी चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये निश्चित रूप से ये 3 लोकसभा के जो परिणाम आज मतदान हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत। और अब बात राजनांदगांव लोकसभा सीट की। इसके आंकड़े कुछ ही देर में आपको ये स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। लीजिए, राजनांदगांव के आंकड़े आ गए। राजनांदगांव का वोट परसेंट समझ लीजिए। राजनांदगांव लोकसभा 2009 में 58% से ज्यादा, 2014 में 74%, यहां एक बड़ी लीड 2019 में 77% और 2024 में 77% से थोड़ा कुछ बहुत माइनर सा इसमें फर्क आया है। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, हॉट और हाई प्रोफाइल सीट ये तब्दील हो गई है। 2009 में जीत का मार्जिन समझ लीजिए 1,19,000 से ज्यादा, 2014 में 2,35,000 से ज्यादा, 2019 में 1,11,000 से ज्यादा ये मार्जिन रहा है। राजनांदगांव डॉक्टर साहब का प्रभाव क्षेत्र भी है, डॉक्टर रमन सिंह का। अब वोट परसेंटेज, जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर 2014 में 74% से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा की लीड। 2019 में 74% से ज्यादा, 90,000 की लीड कम हुई। इसे बहुत ध्यान रखें। इधर वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल मिश्रा। उनका कहना है कि विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा किए गए काम और बीजेपी की हर बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाने के टारगेट की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मूल कारण अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पूर्व विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जितने वोट पाए थे हर बूथ में, उन बूथों को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई थी
जो अपने बूथ के हर केंद्र तक कम से कम 370 वोट प्लस करने की बात भाजपा ने की थी, और कहीं न कहीं उसका प्रतिफल भी इस मतदान का प्रतिशत बढ़ने का कारण कहा जा सकता है। इसके अलावा साथ में ये भी बात है कि बीजेपी की जो बातें हैं विष्णुदेव साय की सरकार को लेकर या मोदी की गारंटी, इसका इम्पैक्ट बस्तर के घोर नक्सल क्षेत्र के लोगों तक पड़ा है, क्योंकि सरकार ने जितनी बातें कही थी विधानसभा चुनाव के समय, चाहे वो पीएससी घोटाला हो, चाहे कोयला हो, चाहे शराब घोटाला हो, इन सारे मामले में विष्णुदेव साय सरकार अपनी कार्यवाही करके साबित कर दी है कि ये सरकार ईमानदारी की है। लगातार हर सीट को बहुत बारीक तरीके से हम डिकोड कर रहे हैं। के शर्मा साहब, राजनांदगांव को लेकर, राजनांदगांव अचानक से दिलचस्प बना भूपेश बघेल के मैदान में उतरने के बाद। राजनांदगांव में भी कांग्रेस अपनी उम्मीदें देखी। एक बात और भी है कि बम्पर ज्वाइनिंग अभियान चलाया गया, कांग्रेसियों को बुलाया गया। क्या वो वोट परसेंटेज भी यहां पर रिफ्लेक्ट होता है? के शर्मा सर, निश्चित रूप से जब हाई प्रोफाइल कोई सीट होता है तो पार्टी ये चाहती है कि मतदाता अधिक से अधिक, कम से कम उनके पक्ष के मतदाता वहां मतदान के लिए पहुंचे। ये कोई नहीं जानता कि वो मतदाता उसी पार्टी को वोट देगी, लेकिन मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। ये एक कारण बनता है कि हाई प्रोफाइल सीट में अधिक मतदान का होना। जिस तरह से राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है, संतोष पांडे दोबारा चुनाव मैदान में, और यहाँ पे जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के या कहे कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, मुस्लिम नेताओं को टारगेट करके या भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कुल मिलाकर कहें कि यदि भाजपा ने भूपेश बघेल को पूरे छत्तीसगढ़ में टारगेट किया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी 5 साल के कार्यकाल को लेकर यदि आप भूपेश बघेल को वोट दे रहे हैं तो वो वोट सौम्या चौरसिया को चले जाएगा, यदि आप भूपेश बघेल को वोट दे रहे हैं तो मोहम्मद अकबर को चले जाएगा। ये तमाम प्रकार के प्रयास, जो कवर्धा की घटना जो है छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित ही एक खतरनाक कही जा सकती है। झंडा विवाद हुआ, कर्फ्यू लगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक प्रयास जो कुछ हुआ, लेकिन उस घटना को लेकर के विधानसभा चुनाव में लगातार हमला होते रहे और जो 58,000 से जीते, मोहम्मद अकबर कवर्धा में पराजित हो जाते हैं। एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और वहां से 42,000 मतों से विजय शर्मा जीतते हैं और उनको एक उपलब्धि की बड़ी उपलब्धि मानते हुए भाजपा उसको गृह मंत्री की जिम्मेदारी देती है और वो लगातार यहाँ पे हमला कर रहे हैं। और इस सीट पे आप देखेंगे तो अलग अलग है, कि एसटी सीट भी है मोहला मानपुर, और अनुसूचित जाति के लिए भी डोंगरगढ़ है, बाकी ओबीसी वर्ग का यहाँ बड़ा दबदबा रहा है। तो राजघराने की बात करते हैं, खैरागढ़ में बात करेंगे तो खैरागढ़ राजघराने को लेकर देखेंगे पारिवारिक किस ढंग से विवाद हुआ, भूपेश बघेल को साथ देने को लेकर के जिस तरह से वहां विवाद हुआ। कहने का तात्पर्य राजघराने की भूमिका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रही है। और ओबीसी, क्योंकि भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा भी है कहा जा सकता है, और वो एक गद्दावर नेता है, तो ये क्या एकजुटता वाली बात वहां आती है, जैसे पिछले समय भोलाराम साहू को जिस तरह से उतारा गया था, इसका एक कारण ये था। तो कहने का था, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, आप जो 4 जून की बात कह दी इसलिए कि यहाँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसा रिजल्ट आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जहां पे लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीट आगे मिल जाए, या राजनांदगांव मान लीजिए रमन सिंह का गढ़ कहा जाए, राजनांदगांव लगातार वो जीत रहे हैं, कवर्धा में विजय शर्मा है। मैं आपको रोक रहा हूं, एक शॉर्ट कमेंट राम अवतार तिवारी जी प्लीज, राजनांदगांव को लेकर। देखिए, क्योंकि एक तरफ भूपेश बघेल जी थे, दूसरे तरफ संतोष पांडे, तो 2 दिग्गज थे। एक तरफ पार्टी पूरी लगी थी, एक तरफ व्यक्ति लगा था। तो एक तो भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने के बाद वो सीट जो है प्रतिष्ठापूर्ण सीट दोनों पार्टियों के लिए हो गई थी। हाँ। इसलिए एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक विधानसभा का विश्लेषण हो रहा था, सारे दिग्गज बैठे थे, रणनीतियां बन रही थी, इसलिए वहां पर वोटों का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ा है जी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े नेता जो भाजपा के हैं, रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र वहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई है, विजय शर्मा के क्षेत्र है वोटिंग ज़्यादा हुई है। खुद उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी है कि वो लोग तो भारी वोटों से जीते हैं, अब वो क्या पार्टी के लिए कितना वोट दिला पाते हैं, बिल्कुल क्या स्थिति बनाते हैं, एक देखने वाली बात थी। इसलिए वो लोग डटे थे और डट के अपने क्षेत्र में अच्छा मतदान कराएं, इसलिए मतदान हुआ है। और भाजपा को इन्हीं दोनों विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा लीड की संभावना है, जो जीत के रास्ते बन सकते हैं। जी। नांदगांव और कवर्धा से बन सकते हैं।
ऐसी संभावना भाजपा को ज्यादा है। जी जी। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो कांग्रेस को गांव पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग है, किसान है, हालांकि उनका गांव पर भरोसा करना और गांव पर अतिरेक भरोसा करना ये विधानसभा में नुकसान भी पहुंचा गया। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है। महासमुंद को लेकर, महासमुंद के आंकड़े हम बताएंगे और फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सर, एक और दिलचस्प बात भी है, बहुत बिरले ऐसे संयोग बनते हैं राजनीति में कि जब तीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों मिला के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का सवाल भी आ रहा हो सियासत में, चुनाव में। महासमुंद का आंकड़ा देख लीजिए। महासमुंद लोकसभा 2009 56% से ज्यादा, 2014 74% से ज्यादा, 2019 74% से ज्यादा, 2024 75% से ज्यादा। ये महासमुंद की स्थितियां। इसी महासमुंद में एक नाम के 11 कैंडिडेट उतार दिए गए थे एक दौर में। जीत का मार्जिन आया था 1000 के करीब। ये महासमुंद लोकसभा की स्थितियां हैं और जीत का परसेंटेज भी हम आपको बताएंगे। जीत और वोटिंग परसेंटेज का क्या कनेक्शन रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। महासमुंद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। 2009, 2014, 2019, 2024 में किस तरह की स्थितियां रही, ये महासमुंद लोकसभा सीट की स्थिति आपने जान ली है। महासमुंद अपने आप में बहुत दिलचस्प यहां के राजनीतिक समीकरण रहे हैं। महासमुंद लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा एक बार फिर आपको मेहमानों की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन पहले एक बार ये एक और आंकड़ा आ गया है। जीत का मार्जिन समझ लीजिए। 2014, 2009, चलिए वोट परसेंटेज, जीत का मार्जिन ये आपकी स्क्रीन पर। 2014 74% से ज्यादा, ये मैंने आपसे कहा था कि 1000। चलिए मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले राम अवतार तिवारी सर, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, महासमुंद को लेकर आपका कमेंट। देखिए, महासमुंद बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है इस बार। वो इसलिए है कि महासमुंद में ज्यादा 3.5 लाख साहू मतदाता हैं। अभी तक भाजपा ही साहू प्रत्याशी लड़ाकर बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो अजीत जोगी हो, चाहे विद्याचरण शुक्ल हो, उनसे मुकाबला करा के साहू वोटों के गणित के भरोसे वहां भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव जीतती रही है। परंतु इस बार समीकरण खुद भाजपा ने बदल दिया। उन्होंने अगरिया समाज के एक महिला को उम्मीदवार बनाया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक आदिवासी क्षेत्र बहुत है वहां पर, वहां साहू मतदाता ज्यादा है, इसलिए एक साहू प्रत्याशी को, एक बड़े नेता को, ताम्रध्वज साहू को वहां उतारा। ताम्रध्वज साहू ने मेहनत की, सामाजिक समीकरण पक्ष में करने की कोशिश की, परंतु वहां पर जो भाजपा का संगठन है जी, सारे दिग्गज नेता वहां पर सक्रिय थे, बहुत तत्परता से लड़ते रहे। क्योंकि जो कमजोर सीट है, भाजपा जो है कमजोर सीटों में जो गिनती कर रही थी, उसमें नांदगांव के अलावा महासमुंद को भी कर रही थी। तो भाजपा ने संगठन के स्तर पर प्रयास किया और पहले चरण के चुनाव में कम आया, उसके बाद भाजपा। हालांकि ये बीजेपी की अच्छी बात है कि जहां कमी लगती है वहां पूरी ताकत झोंक दी जाती है। हालांकि मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। मुआफी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। के सर के पास में नहीं जा पाया। तो ये मैंने आपसे फिर कहा कि आज जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आज जो कहा गया ध्यान रखिएगा, 4 तारीख की शुरुआत वहीं से हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इसके अलावा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौके की हम बात करेंगे। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के जवाब देने हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। अभी हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।